नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। और ये पूरी बुक यानी कि पूरी ये पुस्तक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो आपने यहाँ पर देखा कि लास्ट सेशन में हमने इस बुक को स्टार्ट कर दिया है और काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि जैसे ये जो बुक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान, जब अहमदनगर के किले में वो थे, तो वहां पर उन्होंने 1942 से लेकर 1945 यानी कि 1942 से 1945 के बीच उन्होंने जो वहां पर समय बिताया। और देखिए, क्योंकि 2 साल के लगभग वहां पर उनको समय हो चुका था, उसके बाद उन्होंने ये लेखन कार्य वहां पर प्रारंभ किया और वो उसमें पूरी चीजें ये बताते हैं कि किस तरह से, देखिए ये जो बुक है, नेहरू जी को आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि नेहरू जी जो हैं हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर एक सक्रिय भूमिका निभाई हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में। और उसके बाद वो एक राजनेता के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी उन्होंने लोगों में प्रसिद्धि पाई। और उन्होंने 1947 से लेकर 1964 तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। और इस बीच उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, आत्मकथा लिखी। और ये जो बुक लिखी गई है, ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी, उसी का ही हिंदी यहाँ पर रूपांतरण दिया गया है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने किस तरह से जो भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज कैसे हुई, तो भारत की सभी चीजों के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने शुरुआत जब यहाँ से की तो उसके बाद हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत वर्तमान के बारे में मैं तब तक नहीं लिख सकता जब तक हम आजाद नहीं हो जाते, जब तक मैं आजाद होकर नहीं कह सकता। और शायद भविष्य के बारे में शायद मैं थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि पुरातत्व के बारे में भी मैं उतना नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं ना ही कोई इतिहासकार हूं, ना ही कोई विद्वान हूं, ना ही कोई विद्वता हूं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने काफी सारी चीजें तो लिखी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो भारत की खोज उन्होंने की, तो उसमें उन्होंने भारत की, जैसे मैंने आपको बताया, भारत की सभ्यताओं के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। अभी देखेंगे आप, ये दूसरा ही चैप्टर है, दूसरा अध्याय यहाँ पर है। जब हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर भारत के विषय में बताया है कि इस तरह से भारत के जितने भी अलग अलग जो हैं यहाँ पर हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे देश में हुई, जितने हमारे देश में राजा हुए, सारी हिस्ट्री, एक तरह से पूरे इतिहास की झलकियां उन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर भी होने वाला है। तो शुरू करते हैं तलाश। और यहाँ पर देखिए पाठ का नाम है तलाश, और उसमें जो पहली हेडिंग हमारी है वो है भारत के अतीत की झांकी। ठीक है, कि भारत का जो अतीत रहा है, अतीत क्या होता है, बीता हुआ समय। तो देखिए तलाश में उन्होंने भारत के अतीत की झांकी को हमें दिखाया है कि किस तरह का जो भारत का अतीत था। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। वो कहते हैं कि जो बीता हुआ समय था, क्योंकि देखिए उस टाइम पे वो संघर्ष कर रहे थे, ब्रिटिश शासन से लड़ रहे थे, क्रांति कर रहे थे और भारत को आजाद कराने के लिए जुटे हुए थे। तो वो अपने पिछले समय की बात करते हैं, कहते हैं कि बीते समय में जब उन्होंने इस पाठ को लिखा है तो कहते हैं उस टाइम पे मेरे मन में भारत ही भारत रहा है, और इस बीच में उसे बराबर समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं। वो कहते हैं कि जो पीछे का जो समय रहा उसमें मेरे मन में भारत ही भारत था, और इस बीच
मैं उसको बराबर समझने की कोशिश भी कर रहा हूं और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया की, जो मेरी प्रतिक्रिया है कि क्या मैं प्रतिक्रिया देता हूं उस बात पर, उसका भी विश्लेषण करता रहा हूं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि तब मैं कैसा महसूस करता था। वो अब अपने बचपन को याद करते, वो कहते हैं कि मैं अपने बचपन को याद करते हुए याद करने की कोशिश करता हूं, अपने बचपन को याद करने की, और ये कोशिश करता हूं कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मैं तब कैसा फील करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप ले लिया और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा। यानी कि बचपन किस तरह का रहा, देखिए शुरुआत कहाँ से होती है अतीत में जाने की, जब हम किसी चीज को याद करते हैं। अगर हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि हमारे बचपन में कैसा समय था, कैसा हमारा देश था, कैसा हमारा गांव था, कैसा हमारा शहर था, किस तरह की यहाँ पर चीजें हुआ करती थी। तो वो कहते हैं जब मैं अगर अपने बचपन की तरफ झांकता हूं तो एक धुंधला सा रूप ये ले लेता है और मेरे ताजा अनुभव कैसे उसको संवारने लगते हैं, यानी कि उन यादों को कैसे संवारने लगते हैं। आखिर यह भारत है क्या? वो कहते हैं आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा देश है वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। सन 1600 में जो ब्रिटिश थे वो सन 1600 में यहाँ पर एक व्यापार के एक बहाने से आए थे कि हम यहाँ पर व्यापार करेंगे, अपना व्यापार जमाएंगे, और धीरे 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 उन्होंने, क्योंकि हमारे देश की सीधी सादी भोली भाली जनता को फंसाना शुरू किया और धीरे धीरे हमारा जो देश था वो ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। तो वो कहते हैं कि इस भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, क्योंकि हमारा देश एक तरह से हर तरह से संपन्न था, बहुत एक तरह से हर तरह की जो सभ्यता संस्कृति, जैसे मैंने कहा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि भारत और चीन की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। तो सोचिए जो इतनी पुरानी सभ्यता होगी वो कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी। आप जब अभी आगे पढ़ेंगे ना सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे भी लोगों के पास इतना दिमाग था, लोग इतना सोचते थे कि वहां पर आप देखेंगे कि जो पानी की निकासी का जो एक तरीका था वो किस तरह का था, यातायात किस तरह से वहां पर किया जाता था और कैसे वहां पर घर बनाए जाते थे, यानी कि हर एक चीज का तरीका उन्होंने कब के सीख लिया था। और बहुत सारी खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें भी मिली थी। तो जो एक सोचा जाता है कि ये कितनी सभ्य जो एक सभ्यता थी, ठीक है, कितनी एक तरह से विकसित ये सभ्यता थी। तो उस टाइम से सोचिए अगर हमारे देश में ये ब्रिटिश शासन नहीं लगा होता तो आज हमारा देश कहाँ होता। और आप सभी को ये भी पता है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि हर तरह से संपन्न था हमारा देश, हर तरह से शक्ति संपन्न था, हर चीज यहाँ पर थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया बीच में कि सब कुछ जो है धीरे धीरे समाप्त होता गया। तो उस टाइम पे सोच रहे हैं नेहरू जी कि उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या उसने अपनी इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा आज उसके पास क्या कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके, यानी कि एक विशाल जनसंख्या, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हमारा देश आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। तो इस विशाल जनसंख्या, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर काफी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आकर बसे और इस तरह से हमारे भारत का जो है निर्माण हुआ। और इस तरह से तो वो कहते हैं कि विशाल जनसंख्या वाले इस देश में क्या कुछ ऐसा और बचा है कि जिसे जानदार कहा जा सके। आधुनिक विश्व के से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। वो कहते हैं भारत मेरे खून में रचा बसा था। भारत जो है वो मेरे खून में रचा बसा है और इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया है। वो कहते हैं
कि भारत तो मेरे खून में रचा बसा है, मेरा जो एक तरह से सब कुछ भारत का है और भारत का सब कुछ मेरा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक बाहरी आलोचक की तरह, जैसे होता है ना कि हम किसी को लेकर आते हैं कि आप इस चीज को क्रिटिसाइज करो, आप इस पर अपने विचार दो, इसकी एक तरह से आलोचना क्या हो सकती है कि क्या आप इस बात पर अपने विचार रख सकते हैं। तो वो कहते हैं बाहरी आलोचक की नजर से मैंने उसे देखना शुरू किया, ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा है नापसंद करता है। यानी कि वो ऐसा आलोचक है जो वर्तमान के साथ साथ, यानी कि इस समय के साथ साथ, वर्तमान समय के साथ साथ जब वो लिख रहे हैं, कहते हैं कि अतीत के भी बहुत सारे अवशेषों को, जो अतीत में बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं, उन अवशेषों को जिनको वो हमेशा से नापसंद करता है, एक हद तक मैं उसे उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। वो कहते हैं अब मैं उस हद तक मैं पश्चिम के रास्ते से होकर गुजरा हूं, पहुंचा हूं। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होगा। वो कहते हैं जैसे किसी पश्चिमी मित्र ने जैसे उस भारत को देखा होगा, मैं उसे उसी भाव से देखता हूं। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही है। वो कहते हैं कि मेरे भीतर जो शंकाएं हैं या मेरे भीतर जो एक तरह से अंदेशा है, वो सिर उठा रहा है कि क्या मैंने भारत को जान लिया था, कि क्या मैंने भारत को जान लिया। मैं उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। यानी कि क्या इतनी सी सच्चाई है हमारे देश की, क्या इतना ही सच है हमारे देश का, या मैं किसी बड़े हिस्से को खारिज कर रहा हूं उसके। वो कहते हैं लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत उस रूप में नहीं होता जिस रूप में आज है। वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता या जो भी पुरानी सभ्यताएं जितनी भी हुई, तो किस तरह से वो बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता थी, कैसे वहां पर हर चीज का नियम था, कैसे वहां पर हर चीज सुचारू रूप से की गई थी, हर चीज के लिए शायद नियम बनाए गए थे। या कहा जाए तो जैसे एक हमने सभ्यता में पढ़ा था, आप देखेंगे इसी में ही, कि वहां पर जो है हथियार रखने की परमिशन नहीं थी बिल्कुल भी। यानी कि उसकी खुदाई के दौरान कहीं पर भी कोई ऐसा हथियार नहीं मिला था, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिसको हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सके, अस्त्र शस्त्रों के रूप में प्रयोग किया जा सके। और दूसरी चीज, कहीं पर भी कोई ऐसा स्पेसिफिक, जैसे आज हम देखते हैं कि हिंदुओं के पास अपने अलग मंदिर हैं, मुस्लिमों के पास अलग मस्जिद है, सिखों की अलग अपना गुरुद्वारा होता है, और जो ईसाई होते हैं वो चर्च में जाते हैं। यानी कि अगर आज की सभ्यता को देखा जाए तो यहाँ पर चारों जो धर्म है उनको अलग अलग देखा जाता है। लेकिन वहां पे जब खुदाई की गई थी, वहां पे जब चीजें देखी गई, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं मिला कि लोग किसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर पूजा करते हैं, या कोई मंदिर टाइप का कोई जगह है, या कोई मस्जिद टाइप की, या जहाँ पे ऐसा जहाँ पर लोग अपनी जो है धार्मिक आस्था जो है दिखाएं। यानी कि ऐसा लगता था कि वहां पर सभी जो लोग थे वो समान थे। यानी कि सब जो है ऐसा लगता है कि वहां पर कोई जाति धर्म का कोई वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं था। और दूसरी चीज कि वहां पर किसी को भी हथियार वाला कोई ऐसा, यानी कि किसी को किसी से कोई भय नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो बहुत ही अच्छी सभ्यता वो थी। तो उसी को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं कि कहते हैं कि क्या ऐसी चीज है कि जो हजारों सालों तक, क्योंकि वो चीज समाप्त हो गई, लेकिन हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रह सकता। तो वो आखिर वो विशेष तत्व क्या है, आखिर वो विशेष तत्व क्या है। तो देखिए अब वो कहते हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में
सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं मैं भारत के सिंधु घाटी में, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहां पर जो मोहनजोदड़ो जो जगह थी उसके एक टीले पर खड़ा हूँ। ठीक है, और वो कहते हैं कि मेरे चारों तरफ, उस टीले पर बैठकर देखकर खड़े होकर वो कहते हैं मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर गलियां बिखरी थी और जिसका समय लगभग 5000 वर्ष बताया जाता है। तो देखिए, कब तो ये पुस्तक लिखी थी नेहरू जी ने, और उस टाइम उन्होंने बताया कि इसका जो टाइम था, समय था कि ये कितने टाइम पहले की है, तो ये लगभग 5000 वर्ष पहले की है। तो वो कहते हैं कि साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। वहां पर जो है एक बहुत ही प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने के कारण हैं, यानी कि इसके स्थायी रूप से टिके रहने के कुछ कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार भी है। यानी कि ये इतने टाइम से टिकी हुई है, इतने टाइम से है और इतने टाइम तक ये इस तरह से है, तो इसका एक रीजन है, वो है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही इसके आधुनिक भारतीय सभ्यता का एक आधार भी यही है। जो हमारे देश की सभ्यता है उसका मुख्य आधार जो है इन्हीं सभ्यताओं से लिया जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे ये मोहनजोदड़ो की एक नाली है और उसका विशाल प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं, नाली है। देखिए कितना एक तरह से देखा जाए तो कितने अच्छे से वहां पर विकसित की गई थी, नालियों को बनाया गया था, यानी कि जल निकासी का साधन कितना अच्छा था वहां पर, और एक तरह से स्नानागार थे, बहुत अलग अलग चीजें वहां पर थी, किस तरह से पानी को इकट्ठा किया जाता था, बहुत सारी चीजें। आगे आप पढ़ेंगे सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता एक पूरा चैप्टर के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद का पूरा एक अध्याय है जिसमें आप सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो पूरी बुक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और देखिए, मुझे लगता है कि इसको आपकी हिंदी पाठ्यक्रम में रखने का भी रीजन यही है कि अगर आपको इसको इतिहास की दृष्टि से पढ़ाया जाए तो शायद बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप इसको हिंदी समझकर पढ़ेंगे, अगर इसको आप एक तरह से सामान्य रूप से अगर पढ़ेंगे, तो आपको काफी सारी चीजें इसमें से समझ आने वाली है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके काम आने वाली हैं। तो वो कहते हैं, और ये विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। तो ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि कोई सभ्यता, कोई संस्कृति 5-6 हजार वर्ष तक या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, और वह भी बराबर परिवर्तनशील विकासमान रहकर, कि बराबर बनी हुई है, परिवर्तनशील है, यानी कि समय के साथ अपने आप को चेंज कर रही है, विकासमान है यानी कि आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस टाइम भी हमें लगता है, उस टाइम से आगे तक जो जैसे हमने कहा 1600, तो सन 200, 300, 400 में भी आप देखेंगे कि हमारा जो संबंध था, हमारा फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों से उनका बराबर और निकट का संपर्क रहा है। उस टाइम से सोचिए, 5000 वर्ष, 6000 वर्ष पूर्व भी उस टाइम वहां पर उनका जो कनेक्शन था वो फारस से, मिस्र से, ग्रीस से, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उनका बराबर और निकट का संपर्क रहा है। वो कहते हैं, यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया, यद्यपि
भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। यानी कि इन सारी जो बाकी सभ्यताएं हैं, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर, तो इन्होंने भारत ने इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया और इन्होंने भी भारत को प्रभावित किया। और वो कहते हैं फिर भी उसका, देखिए फिर भी उसका, किसका? भारत का, ठीक है, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। फिर भी जो हमारा भारत है उसका सांस्कृतिक आधार जो है वो इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं। और इस मजबूती का रहस्य क्या है? अब हमें जानना है कि इस मजबूती का रहस्य क्या है। तो वो कहते हैं, मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है। यानी कि यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारत का इतिहास पढ़ा है और भारत के इतिहास के जो साहित्य के कुछ अंश हैं उनको पढ़ा है। और वो कहते हैं कि मुझ पर विचारों की तेजस्विता, यानी कि उस टाइम के लोगों की विचारों की जो तेजस्विता थी और भाषा की जो स्पष्टता थी और उसके पीछे का जो एक सक्रिय मस्तिष्क की जो समृद्धि थी, उसने बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। वो कहते हैं कि मैंने जो है भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ा है और मुझ पर उस टाइम के जो लोगों के विचार थे और उनकी जो तेजस्विता थी और उनके भाषा की जो स्पष्टता थी, उसके पीछे का जो एक सक्रिय मस्तिष्क था, उसकी समृद्धि ने गहरा प्रभाव मुझ पर डाला। और वो कहते हैं मैंने उन पराक्रमी यात्रियों, यानी कि जिन्होंने भारत की यात्रा की, पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की, जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिम मध्य एशिया से आए थे। तो बहुत सारे आपने पढ़ा होगा जो भारत में चीनी यात्री आया था, हुएन सांग, ठीक है ना, जिसने यहाँ पर बहुत सारी चीजों की खोज की थी। तो वो कहते हैं कि मैं भारत की यात्रा की, जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़कर गए थे। यानी कि यहाँ पर वो अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़कर गए थे। पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। वो कहते हैं कि मैं पूर्वी एशिया, जो हमारा पूर्वी एशिया है, आप देखेंगे भारत का जो पुराना मैप आप देखेंगे, पहले का मैप देखेंगे तो पूरा बहुत बड़ा एक तरह से हमारा मैप है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कभी अलग से, जिसमें आपका पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगह है जिसमें भारत की उपलब्धियों के बारे में मैं सोचने लगा। वो कहते हैं मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों, वो कहते हैं मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं से निकट का संबंध है। यानी कि जिस पर जो पुरानी दंत कथाएं लिखी गई हैं और जो पुराने जो मिथक हैं कुछ वो लिखे गए हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि इन सभी चीजों ने हमारे विचारों, साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। यानी कि जितने भी अलग अलग ये हमारे देश में, आप समझ पा रहे हैं इस चैप्टर को कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक तरह से झलकियां दिखाई गई हैं हमारे भारत के अतीत की। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और यहाँ पर बताया है कि इन सब चीजों ने हमारे जो विचार हैं और हमारे साहित्य एक तरह से को बहुत दूर तक प्रभावित किया। और वो कहते हैं पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, यहाँ पर वो कहते हैं कि पहाड़ों के प्रति जो उनका प्रेम था, उस मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। वो कहते हैं पहाड़ों के प्रति मेरा प्रेम और कश्मीर के साथ मेरा खून का जो रिश्ता था उसने मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया। और वो कहते हैं इस महान पर्वत से निकलकर
भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने भी मुझे आकर्षित किया। वो कहते हैं कि इन पहाड़ों से निकलने वाली जो भारत की विशाल नदियां हैं, इन्होंने भी मुझे आकर्षित किया और इतिहास की अनगिनत पहलुओं की यादें ताजा की। इतिहास के अनगिनत पहलुओं की यादें ताजा की। तो यहाँ पर आगे बताते हैं, इंडस या सिंधु, इंडस या सिंधु जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। तो देखिए उस टाइम पे इंडस जो नदी थी उसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, और क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी तो इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। और जिसे पार करके हजारों वर्षों तक यहाँ जातियां, कबीले, काफिले, फौजें आती रही, और इन सभी चीजों को इंडस नदी, सिंधु नदी, इन सबको पार करके यहाँ पर अलग अलग जगह से हजारों वर्षों तक अलग अलग तरह की जातियां, अलग अलग तरह के कबीले और काफिले और उनकी फौजें जो हैं आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवंत उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के हृदय पर गहरी दरारों के बीच बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। वो कहते हैं कि ये इतिहास की मुख्य धारा से तो परे है, लेकिन ये भारत की जो पुरानी कहानियों में आज भी जीवंत है, और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी जो गहरी गहरी दरारें हैं, उन दरारों से बरबस मार्ग बनाती हुई, यानी कि उन दरारों से मार्ग बनाती हुई ये भारत में प्रवेश करती है, और फिर पहाड़ों, जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत और रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, इसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। जो यमुना नदी है उसके बारे में तो जिसके चारों ओर नृत्य किया, उत्सव किया, नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। और इन सब से बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से ही आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो आपने देखा होगा कि जो भारत की जो गंगा है, भारत में जो गंगा है उसको एक तरह से पवित्र नदी यहाँ की माना जाता है, और बहुत ही एक तरह से सबसे लंबी नदी भी है, और बहुत ज्यादा एक तरह से फलदायी होता है गंगा में स्नान करना। और क्योंकि पूरे भारत में ये बहती है तो लगभग भारत का जो बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो इसी के जल से संचित होता है। एक तरह से काफी ज्यादा लोगों को इसके जल से फायदा पहुंचता है। तो गंगा की जो गाथा है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है, यानी कि ये भारत की एक तरह से प्राचीन काल से आधुनिक युग तक इसका महत्व जो है कम नहीं हुआ है, इसकी महत्ता जो है खत्म नहीं हुई है। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें ये पाठ हमें बता रहा है, और गंगा की गाथा के बारे में यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो गंगा की गाथा है वो प्राचीन काल से ही और अभी तक जो हमारा आधुनिक युग है तब तक लोगों के दिलों में बना हुआ है, और यही हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति की एक लंबी कहानी जो है ये नदी कहती है। तो देखिए इस पाठ में अभी बहुत सारी चीजें शेष हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, भारत की शक्ति और उसकी सीमा क्या क्या है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो अगला जो पाठ है वो पाठ है सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ। तो उसमें भी आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मिलने वाली हैं। तो इन चैप्टर्स को अपनी पाठ्य पुस्तिका से घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, और अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर करें। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।